कल यहाँ तक हो गया था। Sir. रीड क्वेश्चन नंबर 9। ABC is an isosceles triangle right angle at B. Two equilateral triangles are constructed with side BC and AC as shown in figure 1. Prove that the area of AB and triangle BCD is equal to half area of triangle ACE. प्रूफ करना है कि BCD का जो एरिया होगा वो ACE कहाँ है, AC Yes, sir. और E इसके एरिया का हाफ होगा, ये आपको प्रूफ करना है, बिल्कुल। ठीक है। तो मान लेते हैं भाई BCA है साइड, ये इक्विलेटरल है, ए ये भी ए, ठीक है ना। तो BCD का एरिया कितना होगा, √3/4 A स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए, अब अपन निकालते हैं हाफ ऑफ एरिया AC, हाफ ऑफ एरिया ACE. भाई ये भी अपने पास क्या इक्विलेटरल है, तो ए ये भी ए है, ये ए है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइट्रायंगल एट बी, तो ये ए है तो आइसोसेलेस है, तो ये भी ए होगा, ये क्या होगा A√2। अब इसका एरिया निकाला, इसका एरिया कितना आ गया, √3/4 A स्क्वायर, हाफ करने के बाद भी जो इसका एरिया कितना आ गया, √3/4 A स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? नहीं आया, देखो अच्छे से। सर इसका A√2 है ना एरिया? A√2 एरिया नहीं है, A√2 साइड है इसकी। हाँ। तो इक्विलेटरल बनेगा, तो 1/2 प्रूफ करना था। हाँ। RHS इक्वल टू 1/2, तो 1/2 साथ में लिया है प्रूफ करने के लिए। समझ गया सर, समझ गया। आ गया। क्वेश्चन पढ़िए। In figure 2, AD is the bisector of angle BAC. If AB equal to 10 cm, AC equal to 6 cm and BC equal to 12 cm, find BD and DC. हाँ, BD और DC फाइंड करना है। तो भाई याद रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम होती है कि AB/AC इक्वल टू BD/DC। मतलब जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने की साइड को इन दोनों साइड्स के एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में तोड़ता है। मतलब BD/DC इक्वल टू AB/AC। अच्छा। तो बस x रख के वैल्यू फाइंड कर लो। टोटल 12 थी, तो अगर ये x है तो ये क्या होगा, 12 - x, ठीक है ना। x निकल जाएगा इससे, तो x आ गया तो BD आ गया और BC आ गया 12 - x करके। नहीं है समझ में? डन। देखो एक बार, एंगल बाइसेक्टर AB/AC BD/AC। ठीक है। चले आगे, यस सर। क्वेश्चन पढ़िए। Prove that any cyclic parallelogram is a rectangle. प्रूफ करिए कि दैट एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। पैरेलल है मतलब अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड पैरेलल है। हाँ। और आमने सामने के एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। 180 है। तो B इक्वल टू एंगल D। अब कह रहा है साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो B और D क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। और आमने सामने का एंगल 180 डिग्री है, तो ऐसा कर दिया तो सम आ गया 90, क्योंकि 2B इक्वल टू 90। तो 90 वाला क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। Solve the following equation graphically. 2x plus 3y equal to 12, x minus y equal to 1. शेड कर लो, कर लोगे? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। दोनों को शेड कर लिया, ठीक है ना। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया तो फाइंड करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। बोला ही नहीं तो क्यों करेंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ो। A man travels 600 km partly by train and partly by car. If he covers 400 km by train and the rest by car, it takes him 6 hours and 30 minutes. But if he travels 200 km by train and the rest by car, he takes half an hour longer. Find the speed of the train and चलिए मुझे इसके इक्वेशन बना के दिखा दीजिए जल्दी से आप। बिल्कुल सर। मैं 600 किलोमीटर टोटल है ना। कार if he covers 400 km by train, 400 by train है और 200 by कार है, टोटल है 600। तो स्पीड मान लो कार ट्रेन की x, इसकी स्पीड x ट्रेन की, और y की स्पीड कार की स्पीड y। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें 6 hours and 30 minutes। हाँ भाई 6 hours and 30 minutes माइनस 6 होल 1/2 hours। टोटल 130 तो कितना हो गया 400 एंड बाय स्पीड अपॉन डिस्टेंस प्लस स्पीड। हाँ
प्लस 200 इक्वल टू 6 और if he travels 200 kilometer by train माने 200 by x plus 400 by इसको टाइम कितना लग रहा है? It is half an hour longer, मतलब उसको 7 घंटे। सर ये दो इक्वेशन बनी है। कितने क्या इक्वेशन बोलो? 400 by x plus 200 by y equal to 6 whole 1/2 hours में 200 by x plus 400 by y equal to 7। ओके चलिए चेक करते हैं। चलिए पहला इक्वेशन देखिए। पहला इक्वेशन है हाँ सी के 6.5 एन 13/2 और दूसरा इक्वेशन है आपका 200 by x plus 400 by y equal to 7। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यस सर बिल्कुल। 1/x और 1/x को सब्स्टिट्यूट करके बिल्कुल सर। और फिर उसके बाद x और y अलग अलग आ जाएगा है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन हट गया, सिलेबस में नहीं है, इनकम टैक्स हट गया। कौन सा चैप्टर का इनकम टैक्स वाला हट गया? चैप्टर कौन सा? चैप्टर ही हट गया पूरा का पूरा, बहुत काफ़ी पहले हट गया। अच्छा। चलिए नेक्स्ट करिए, अगला क्वेश्चन देखिए। If sec theta equal to x plus 1/4x, prove that sec theta plus tan theta equal to 2x plus 1/2x। चलिए देखिए कैसे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। सेक थीटा अब अपने पास आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। बिल्कुल। उससे सॉल्व करके हम निकाल लेंगे क्या, उससे हम निकाल लेंगे tan x हाँ। tan थीटा। तो tan थीटा की दो वैल्यू आएंगी, एक x - 4x 1/4x का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं +- x + 1 - 4x, ठीक है ना, +- x 1/4x। एक बार प्लस ले लो, दोनों को ऐड किया 2x आ गया। हाँ। और एक बार माइनस लिया, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 1/2x। तो क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि ऐड करने पर 2x या 1/2x। डन, ठीक है ना। चलिए लिखिए क्वेश्चन, देखिए इफ सेक थीटा इज इक्वल टू sec theta is equal to x plus 1/4x, prove that sec theta plus tan theta equal to 2x और 1/2x। चलिए सॉल्व कीजिए। ओके चलिए उसको करिएगा अभी बाद में। ओके उसका आंसर प्रूफ है 2x या 1/2x। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। सर्कल A circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8 cm, 10 cm and 12 cm as shown in figure 3. Find AD, BE and CF। क्या क्या फाइंड करना है, देखिए AD, AD मतलब ये साइड है, BE अपन को जो बायोटा जो ट्रायंगल की टोटल साइड दी गई है वो 10, 8, 12 दी गई है। हाँ। और अपन को साइड फाइंड करना है AD, BE और CF, तीन साइड फाइंड करनी है। AD को x मान लीजिए, है ना, BE को y मान लीजिए और CF को z मान लीजिए। अगर ये y है तो ये भी क्या होगी y, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, और अगर ये z है, सॉरी ये x था तो ये x, सॉरी गलत हो गया, ये z था एक्चुअली, तो ये z होगा, और ये x है तो ये क्या होगा x, ठीक है ना। तो ये हो गया x प्लस जेड, ये हो गया x प्लस वाई, और ये हो गया सॉरी z प्लस वाई, और ये हो गया x प्लस वाई, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तीनों को जोड़ दोगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z क्या आएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके इक्वल आएगा भाई, दिया 10, 12 और 8 यानी कि 30। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 15 हो गया। अब एक बार आप इसमें से x प्लस वाई को माइनस कर दो तो z आ जाएगा, एक बार y प्लस जेड को माइनस कर दो तो x आ जाएगा।
और एक बार x प्लस जेड को माइनस करोगे तो y आ जाएगा। आ गया समझ में? Yes, sir. तो 3 डिस्टेंस 7 5 3 डन। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। Draw a circle of radius 4.5 centimeter. Take a point P on it. Construct a tangent at the point P without using the center of the circle. Write the steps of construction. ठीक है, किसी पॉइंट P पर आपको टेंजेंट बनाना है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, है ना। एक एक्सटर्नल पॉइंट कोई ले लेना है आपको और उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाना है। चलिए कैसे बनेगी? सर्कल है, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट खींचना है। सेंटर ऑफ द सर्कल का विदाउट इस्तेमाल किए हुए, विदाउट स्टेप्स, अच्छा, यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, Without using. सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल का बिना इस्तेमाल किए हुए। भाई ये कैसे पॉसिबल है? इस पर एक सिंगल पॉइंट है तो सबसे पहले आपको इससे मिलाने वाली रेडियस तो खींचना पड़ेगा, समझ गया ना? रेडियस आपको खींचना पड़ेगा। जब रेडियस मिलेगी तभी तो इस पे परपेंडिकुलर निकालोगे, तभी तो टेंजेंट जाएगी, ठीक ना। विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कुछ गड़बड़ है इसमें, सेंटर ऑफ द सर्कल इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, Yes, sir. या कोई और क्वेश्चन का पार्ट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 3 कॉइन्स, 3 coins are tossed once. Find the probability of 3 heads, exactly 2 heads, at least 2 heads. बताइए 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी। देखो बना लूँ रिसर्च। 3 coins are tossed once. 3 coins are head, 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 tail, head, tail, head, tail, head, head, head. अरे भाई तीनों हेड आने के एक ही केस होंगे, हाँ, 1/8। हाँ 3 हेड आने के, ऑल हेड या 3 हेड। दूसरा 2 हेड, तो 2 हेड आने के कितने केस बनेंगे? 3 हेड। 2 हेड आने के 3 केस बनेंगे, 3 केस बने। हेड हेड टेल, हाँ, हेड टेल हेड और या tail टेल head. हेड हेड। तो आंसर क्या हुआ? 3/8। लास्ट क्या है? एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। तो एक तो 3 हेड का केस और बाकी 2 हेड के केस, हाँ. 4/8। आंसर 1/2। अगला क्वेश्चन पढ़िए। In what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6? कितने रेशियो में डिवाइड करेगा? कैसे करेंगे बताइए? So in what ratio does the x-axis divide? माने x-axis divide के माने उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0. हाँ, x, 0। तो y कोऑर्डिनेट अपन 0 लेकर के रेशियो निकाल लेंगे, तो लेमडा आ गया 1:2, तो वही होता है m/n। आंसर 1:2, ठीक ना। पाई चार्ट हट गया सिलेबस से। Yes sir. एरिया निकाल करके निकालते थे, ठीक ना। सेंट्रल एंगल। चलिए ये तो हो गया पाई चार्ट वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए। If x1, x2, x3 till xn are values of variable x such that sigma n upon I equal to 1, xi minus 2 equal to 1/10 and sigma of I equal to 1, xi minus 5 equal to 20. Find the value of n and the mean. बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये नया क्वेश्चन है, न्यू एकदम। Yes sir. अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में करा नहीं है अपन ने। देखो बेटा पहली इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके xi माइनस 2 इक्वल टू 110। बोलो हाँ, हाँ. ओपन कर दो, फोड़ दो, तो सिग्मा xi के ऊपर चला गया और 2 के ऊपर चला गया। बोलो हाँ। Okay. मतलब xi डाटा को 1 से लेके n बार जोड़ोगे और 2 डाटा को 1 से लेके n बार जोड़ोगे, समझ गए ना। तो ये बताओ 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को 2 बार जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, यानी 2 × 2, तो n बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2n। 2n. तो सिग्मा xi माइनस 2n इक्वल टू कितना? 110। 110. चलो पहला इक्वेशन आ गया, संभाल के रख लिया, नंबर 1। बोलो हाँ। हाँ. अगला वाला इक्वेशन इसी को प्रोसेस करके सिग्मा i माइनस 4n बराबर 20 आ गया। हाँ. दोनों को सॉल्व कर दिया, सब ट्रैक कर दिया, तो n की वैल्यू आ गई 30, है ना। सिग्मा xi से कट गया, अच्छा ये कट जाएगा, ओबियसली प्लस हो जाएगा 3n
भाई ये कैंसिल हो गए ना, दोनों सेम है। n बराबर 30 आ गया, n की वैल्यू जहाँ मर्जी करे वहाँ रख दो, आ गया। बोलो हाँ, आगे समझ है ना। है n की, लेकिन है और इसमें मीन निकालना है तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है। तो ये कितना आ गया एक्स आई 170, 170 रख करके 30 का डिवाइड कर दिया, आंसर 5.67। डन, ठीक है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन उसका है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिलेबस से हट गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। Ram can row a boat 8 km downstream and return in 1 hour 40 minutes. If the speed of the stream is 2 km per hour, find the speed of the boat in still water. ओके देखो भाई, Ram can row a boat 8 km downstream and return in 1.40 hour। मतलब जब लौटेगा तो वो क्या होगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, x+2, बोट की स्पीड मान ली अपन ने x, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी 1.x-2। बोलो यस सर। अब भैया डाउनवर्ड जो टोटल टाइम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जाने में जो टोटल समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5/3 आवर्स, है ना। तो डाउनवर्ड जाने का समय और अपवर्ड वापस लौटने का समय इक्वल टू कितना, 5/3। दोनों को सम करके आंसर निकाल लिया, आंसर x = 10 आवर। कितना आ गया, 10 आवर। क्लियर है नहीं है, देखो एक बार, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत डाउनस्ट्रीम बन जाएगा। हाँ। अगला क्वेश्चन पढ़ो। From the top of a building 12 meter high, the angle of elevation of the top of a tower is found to be 60 degree and the angle of depression of the base of the tower is 45 degree. Find the height of the tower and its distance on the ground from the building. Yes, sir. चलो डायग्राम बनाओ इसका। Yes, sir. ये बन गया सर। देखिए कुछ ऐसा ही बना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है ना। यस। तो ऊपर एक 60 वाला है, एक 45 वाला है। बिल्डिंग का बेस अपन को पता है नहीं, बीसी हाइट पता है नहीं, है ना। बी से लेके बीसी बेस पता है। क्वेश्चन में 12 मीटर लिखा है, 100 मीटर लिख दिया यहाँ पे। क्या निकला, बीसी निकला बेटा 100। नहीं, ये डायग्राम में देखो, ए बी इन्होंने 100 लिखा है, यहाँ पर इन्होंने 12 मीटर हाई लिखी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 12 मीटर हाई, तो बिल्डिंग 12 मीटर की हाई है। और इन लोगों ने बिल्डिंग को ए बी माना है ना। हाँ सही कह रहे हो, एग्जैक्टली। क्वेश्चन में ये 12 है ना। तो 12 मीटर हाई की बिल्डिंग है, उससे वो टावर को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, डिप्रेशन सही कह रहे हो। तो उसको 100 कर लो, क्वेश्चन को 100 कर लो, है क्वेश्चन में क्या कर लो 100। ठीक है, डन। चलिए कोई दिक्कत मिल जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़िए। ट्री A tree is broken by the wind. The top struck the ground at an angle of 30 and a distance of 30 meter from the root. Find the whole height of the tree. हाइट ऑफ द ट्री, एंगल 30 है, तो ये वाला टुकड़ा आ गया पहले। Yes sir. BC है ना। फिर इसके बाद अपन को लगा कि हाइपोटेनस निकाल लेंगे, ये परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस पता है 30 है। एक बार tan थीटा लग जाएगा, एक बार sin थीटा लग जाएगा। हाँ, तो दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। आ गया, Yes sir. ऐड कर देंगे, आंसर आएगा। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy is in the form of a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of diameter 7 centimeter. The total height of the toy is 14.5 centimeter. Find the volume and the total surface area of the toy. ओके भाई, देखो इसका डायमीटर हेमिस्फीयर का 7 है, तो रेडियस होगी 3.5, तो ये भी कितना होगा 3.5। 3.5। तो इससे 14.5 में से 3.5 गए, कितना बच गया 11।
कितना बच गया 11। मतलब हाइट ऑफ द कोन होगी 11 और रेडियस तो होगी 3.5। हाँ। तो भैया दोनों निकाल लो 2/3 पाई आर क्यूब और ऐड कर दो, आ गया आंसर। यस सर। अब क्या कह रहा है, सरफेस एरिया टोटल, तो ऊपर होगा कोन का और नीचे होगा स्फीयर का। तो ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर नीचे का और इसका पाई आर एल कर लिया, बन जाएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। A sphere of diameter 5 centimeter is dropped into a cylindrical vessel partly filled with water. The diameter of the base of the vessel is 10 centimeter. If the sphere is completely submerged, by how much will the level of water rise? यस, स्फीयर ऑफ डायमीटर कह रहा 5 सेंटीमीटर ड्रॉप कर दिया गया है वेसल में, पार्शियली फिल्ड विद द वाटर। द डायमीटर ऑफ द बेस इतना है। अब कह रहा है यदि कंप्लीटली डूब गया है तो कितना होगा इसका हाइट, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द, वो जो डूबा है, बोलो हाँ, गोला सर गोला डूबा है तो वो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब। अब देखिए इसका जो है वेसल का डायमीटर 5 दिया है, तो रेडियस क्या बनेगी 5/2 यस सर। पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर इंटू कितनी हाइट बढ़ गई होगी, एच हाइट बढ़ गई होगी पानी की, पानी की हाइट बढ़ गई होगी, इक्वल टू उसका वॉल्यूम डूबने पर, तो एच आ जाएगा, राइस आएगा, वही तो राइस आएगा। भाई जो गोला है उसी ने तो सिलेंडर फॉर्म में राइस दिया उसको। अच्छा माने ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो पानी की जो हाइट बढ़ेगी वो हाँ। 1h मान रहे हैं। हाँ अच्छा आ गया ठीक है ना, सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया गया है ना। तो पानी की जो भी हाइट रही होगी हमें मतलब नहीं है, मगर जो भी सिलेंडर ऊपर चढ़ा होगा वो पानी का ही तो चढ़ा होगा। बिल्कुल और पानी सिलेंडर फॉर्म में ही तो चढ़ा होगा, हाँ या ना। बिल्कुल। ऐसा कर लिया, ठीक है। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, बीपीटी prove that the other two sides are divided इन इक्वल रेशियो, in equal ratio. ठीक है ना। Yes sir. तो ये यकीनन बीपीटी ही बनेगी, जैसा पहले से करते आ रहे हैं अपन। हो गया नहीं है, ये तो हो गया सर। तो ये कर लिया, ठीक है ना। आगे सेकंड पार्ट पढ़िए तो कर लेंगे। देखिए बुक वर्क लिखा हुआ है, बुक से देख के कर लो। सेकंड पार्ट पढ़ो। Using the above result, find AB when in triangle ABC, DE parallel BC, so that AD equal to 2.4, AE equal to 3.2 and EC equal to 4.8. कैसे करेंगे, ये वाले फिगर में ना हाँ AB फाइंड करना है, AD दिया है, AE दिया है और EC दिया है। तो पहले कर लेंगे अपन AE प्लस EC कर लेंगे। उससे क्या फायदा, मतलब AD दिया है ना तो अपन AE अपॉन EC इक्वल टू AD। बस ये बोलो कि सर बीपीटी लगाएंगे जिससे कि बीडी आ जाएगा और उसको जोड़ देंगे बीडी को एडी में, तो आंसर आ जाएगा अपना, एबी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। If a chord is drawn through the point of contact of a tangent to a circle, then the angles which this chord makes with the given tangent are equal respectively to the angles formed in the corresponding alternate segment. Prove it. तो आपको ये शो करना है कि if a chord is drawn through a point of contact at a tangent to a circle, then the angles which the chord make with the given tangent, है ना। तो दो एंगल बना रही है, एक बना रही है 50 का, एक बना रही है 35 का, बाहर 50 अंदर 35, ठीक है ना। तो टेंजेंट के साथ क्या बना रही है 50 का एंगल, tangent to a circle, then the angles which the chord makes with the given tangent are equal respectively to the angles formed in the corresponding alternate segment, ठीक है ना। corresponding alternate segment BAQ equal to 50, BAQ equals to 50। चलिए corresponding alternate segment के इक्वल है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो ये तो थ्योरम हो गई। आगे पढ़िए। ऑल्सो यूज द अबव रिजल्ट टू फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। ये वाला एंगल फाइंड करना है।
व्हेन पी क्यू इज़ द टेंजेंट, हाँ पी क्यू तो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड बी ए क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड बी ए सी इक्वल टू 35। बी ए क्यू कितना दिया है 50 और बी ए सी 35, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट सेगमेंट का जो एंगल बनता है, ये अपने पास ये एंगल कितने डिग्री है 50 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये 50 डिग्री है, तो ये जो एंगल हुआ करता है, ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल हुआ करता है, ए सी बी के टेंजेंट के साथ बनने वाला एंगल ये जो है ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अब देखो कैसे, इसको ऐसा समझ लो, ये एक ये जा रहा है तो एक सेगमेंट अपना ये बनेगा, ए से लेकर के बी तक पे ये बनेगा। तो जो टच है उस पे मत बनाओ, जो टच नहीं है उस पे एंगल बना दो। तो जितना एंगल ये बाहर वाला होता है ना, उतना एंगल ये अंदर वाला होता है। देखो भाई, ये तो टच कर रहा है ना टेंजेंट को, ये लाइन तो टेंजेंट को टच कर रही है, बोलो हाँ। तो ये कितना बना रही है 50, कितना बना रही है 50, समझ गए। यहाँ पे भी कितना बनेगा 50, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना बनेगा 50 थ्योरम से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये 50 है, एंगल ए बी क्योंकि एंगल बी ए क्यू जो है वो आपको 50 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको ये निकालना है, तो ये 50 निकल गया, ये 35 निकल गया, तो एंगल सम से ये कितनी निकलेगी 95। आ गया, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत। उस थ्योरम का प्रूफ सर आएगा एग्जाम में? नहीं नहीं, ये पहले था सिलेबस में, अब ये बाहर हो चुका है, ये थ्योरम ही बाहर हो, थ्योरम बाहर हो गई, ठीक है ना। बस मगर रिजल्ट याद रख लेना, रिजल्ट पूछ सकता है, प्रूफ नहीं आएगा, मगर रिजल्ट पूछ रहा है तो रिजल्ट ये जान लेना कि अगर कोई मान लो कॉर्ड जा रही है, अपने पास दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये बन रहा है, एक सेगमेंट ये बन रहा है, समझ गए ना। तो ये तो इसी से छू रहा है, तो इस पे नहीं बनेगा एंगल 50 का 50, दूसरे वाले पे क्या बनेगा 50, जो टच नहीं कर रही, जो दूसरी सेगमेंट है। आगे समझ में ना। देखो इस टेंजेंट को दो लोग टच कर रहे थे, एक ये और एक ये, टच कौन नहीं कर रहा, ये वाला पार्ट ना, तो बस उस पे 50 बनेगा, समझ गए। चलो ठीक है, यही कहलाती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। पढ़ो क्वेश्चन, एक्सप्रेस एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और अच्छा ये तो हुआ है सिंप्लीफाई। भाई बोलो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, है ना। चलो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जरा, आइडिया दो। नीचे आ जाएगा x² - 1, ठीक है। फिर यहाँ पे x² + 1 x² - 1, फिर ये हो जाएगा x4 - 1 x4 - 1 x4 - x4। हाँ चलिए देखिए, पहले दो को साथ में ले लेंगे। यस सर। ये बन जाएगा अपने पास x + 1 x - 1, ये बन गया 2/x² - 1। फिर इसको और इसको साथ में ले लिया, ये पावर 4 - 1 बन जाएगा, और इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 0। शुरू के दो सॉल्व हो के इसको, फिर ये दोनों सॉल्व हो गया, इसको साथ में, आंसर 0 आ गया। समझ में आया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इफ x - 3, अब इस GCD को आजकल बोलने लगे हैं फैक्टर, बोलो x - 3 इफ x - 3 इज द फैक्टर ऑफ x³ - 2 इक्वल टू 3 जीरोज होगा। तो x इक्वल टू 3 खिलाने पर 0 वैल्यू देगा। तो 3 इसमें पुट करो, इक्वेट करो 0 से, 3 इसमें पुट करो, इक्वेट करो 0 से, तो एक बार p आ जाएगा, एक बार q आ जाएगा। डन डन, देख लो अच्छे से। फैक्टर ऑफ इसका एंड x² + q, फाइंड 6b + 2। अच्छा, इसका भी फैक्टर और इसका भी फैक्टर है, ठीक है। एक बार x - 3 इक्वल टू 3 हो गया, तो हाँ ये 3 ठीक है 27। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। If 5 times the 5th number of the AP is equal to 8 times its 8th number, show that its 13th term is 0. बस देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए एक बार सोल्यूशन। डन डन। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, ड्रॉ। Draw graphs of the following equations on the graph paper. 2x + 3y = 12 and x - y = 1. ड्रॉ करना है तो वही डिब्बा डिब्बी बना लिया, और इसको ड्रॉ कर लिया। पिछला वाला आ गया ना समझ में, क्वेश्चन AP वाला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
देख लीजिए एपी वाला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है एडवांस वालों के लिए, इस बार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेकंड लास्ट वाला ना? हाँ बहुत ही सिंपल है, हाँ प्रॉपर्टी यूज करना है 12d को अपन 13 - 1d लिख सकते हैं। बस, वो तो जीरो हो जाएगा है ना। ये एक तरीका और है कि यहाँ से एक ही वैल्यू डी के टर्म्स में निकालो हाँ। और इसमें पुट कर दो जो कंडीशन दी हाँ गई। वही ये मैंने इसी तरीके से किया जो अभी आपने बोला। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, हाँ ये भी अच्छा है लेकिन वो विदाउट ट्रिकी। ओके तो देखिए पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ करने को बोला गया था, तो 2 लाइंस दी गई हैं, यस सर, इनको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 2 ships Two ships are sailing in the sea on the either side of the lighthouse. The angle of depression of two ships are observed from the top of the lighthouse are 60 and 45 respectively. If the distance between the two ships is 200, √3 + 1 upon √3, find the height of the lighthouse. चलिए, तो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आपको ये दी गई है, तो आपको लाइट हाउस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस डिस्टेंस को हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं, इस हाइट के टर्म्स में, और इस डिस्टेंस को इस हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं, और दोनों हाइट को ऐड करके दिखा देते। तो हमने सी बी को हाइट के टर्म्स में लिखा, हमने दूसरी हाइट को बी डी को हाइट के टर्म्स में लिखा, और सी बी प्लस बी डी को जोड़ करके क्या कर दिया सी डी, और सी डी गिवन है तो हाइट का फॉर्म आ गया। समझ गया ना, इसको सॉल्व कर लो तो √3 + 1 upon √3, मतलब ये और ये क्या हो गए कैंसिल। तो आंसर h = कितना आ गया 200। डन, तो हाइट भी हमारे पास हो गई कितनी 200, बन जाएगा ना। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए जी, बताइए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट the degree measures of an arc of a circle is twice the angle subtended by at any point at the alternate segment of the circle with respect to the arc. भैया ये बोला गया है कि डिग्री मेजरमेंट में ये जो होता है ये जस्ट डबल होता है, ये तो 9th क्लास की थ्योरम प्रूफ करके आए हैं। अब आपको बोला गया पढ़ो, इन फिगर O is the center of the circle and the measures of the angle is 110. Using the above result, find angle ADC and angle ABC. चलिए ADC तो 55 हो जाएगा, जस्ट आधा बोलो हाँ। अब ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर, तो इसका और इसका सम कितना मांगता 180। तो जब दोनों 180 होते हैं तो 180 में से 55 को माइनस कर दो, है ना। तो ये हमसे मांग क्या रहे हैं, तो हमसे बोल रहे हैं देन फाइंड ADC एंड ABC। तो ABC तो निकल जाएगा भाई, ABC तो आ गया 125, मेरी थ्योरम से आ गया 125 जो मैंने बताया, 180 - 55 = 125। अब ADC देखो, AD कहाँ बन रहा है, ADC तो पता चल चुका है यार 55। हाँ तो दोनों तो आ गए, ओके 125 मेरे तरीके से आ गया ना भाई, दोनों सम होता है 180 डिग्री। यस सर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। यस सर। बन जाएगा। और इनका तरीका क्या है, इनका तरीका है एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स AOC = 360। AOC कहाँ है, ये है, और रिफ्लेक्स AOC मतलब ये वाला एंगल कितना 360, समझ गए ना, = 360। तो AOC का जो रिफ्लेक्स निकलेगा वो कितना होगा 250, समझ गए ना। और उसका आधा क्या होगा, ये होगा, ये वाला, ठीक ना। तो सर एक बार उसका प्रूफ बता दो। कौन सा वाला, यही मतलब डबल वाला, इसी थ्योरम का प्रूफ कैसा हुआ करता है। हाँ। बेटा देखो यहाँ से इसको मिला देंगे, बोलो हाँ, ये इसको मिला देंगे, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और इसके बाद ये यहाँ पे ये अपने पास एक ये रेडियस है, ये रेडियस है, बोलो हाँ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अरे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए भाई, ये देखो ये वाला एंगल, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस इक्वल हो गई, और ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, बोलो हाँ। ये एंगल कितना होता है 90। टेंजेंट तो खींची नहीं है, टेंजेंट 90 मत देखो इसको, टेंजेंट खींची नहीं है अपने पास। ये 9th क्लास की थ्योरम है, ये एंगल जो हुआ करता है इसका जस्ट ये हाफ हुआ करता है। देखो याद दिला देता हूँ कैसे करते रहे अपन। ये अपने पास सर्कल है, ये अपने पास ये ले लिया अपन ने, ये अपने पास एंगल कितना है थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ले लिया, इसको ड्रॉ कर दिया, θ/2 प्रूफ करना, ये हो जाएगा, ये एंगल थीटा अपने पास, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा इधर वाला और इधर वाला टोटल,
देखो ये टोटल एंगल क्या बनेगा 360 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? हाँ ठीक है, उसका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। अब ये देखिए यहाँ से ये साइड जो है और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा x बनेगा या x बनेगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड नहीं भाई देखो ये साइड है और ये साइड है, ये भी ये और ये देखो ये कॉमन साइड है, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। मतलब समझ गए ना? समझ गए। ये तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x है। तो x प्लस x, बोलो यस, x प्लस x। और प्लस जो पता नहीं है भाई, ये x है ये भी x है, और जो पता नहीं है ये वाला आधा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक ना। तो y इक्वल टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर हो गया? ये अपने पास 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से जो अपने पास y निकल करके आ रहा है, y इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस कितना हो गया, 2x आया। सिमिलरली यहाँ पे जो अपने पास निकलेगा, यहाँ पे इसको z मान लेते हैं, है ना। यदि इसको हम z मान लेते हैं तो अब देखो क्या कोई शर्त दिख रही है, ये इक्वल है, ये साइड इक्वल है, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, इधर वाले और इधर वाले? क्योंकि ये तो पता नहीं है अपन को कि ये इक्वल साइड है ये इक्वल साइड है, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। ये इक्वल साइड है ये इक्वल साइड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दो साइड बस इक्वल हैं और बीच के एंगल इक्वल होने का कोई चांस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बीच का एंगल इक्वल होने का कोई चांस नहीं है। तो यदि मैं इसको z मानूं तो ये बनेगा 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y। ये भी x है ये भी x है, ये इधर जाएगा, ये x है, इसको थीटा मान रखा है। कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा मेरे को कैसे प्रूफ करते हैं, अभी छोड़ो इसको, है 9th क्लास की बुक से देख के आपको याद दिला दूंगा मैं, ठीक है। अभी दूसरा करते हैं, बस इतना याद है कि इसका रिजल्ट याद है कि इसका हाफ हुआ करता है ना, अभी प्रूफ याद नहीं हो रहा, करना पड़ेगा बैठ के। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम इज यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, k इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है ना। एंड नो सोल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो आंसर k इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वल ले लो, और पहले वाले में k इज नॉट इक्वल टू 6, दूसरे में k इक्वल टू 6। डन? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों को सॉल्व ले लिया, ये बन जाएगा। और क्या, डिनोमिनेटर देखो ना यार, बन गया, सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आंसर आ गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस। अगला क्वेश्चन पढ़िए। द पेरीमीटर ऑफ two similar triangles ABC and PQ are respectively 32 centimeter and 24 centimeter। रेशियो होता है, फाइंड करना है, ये भी तो अपन ने पढ़ा था, पेरीमीटर का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, बिल्कुल प्रूफ करा चुके हैं। हाँ। तो उससे ये फाइंड हो जाएगा, ये भी 16। डन? यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। The mean of 25 observation is 36. The mean of the first 13 observation is 32, and that of the last 13 observation is 39. Find the value. Find the 13th observation. तो आपको 13th ऑब्जर्वेशन निकालना है भाई। टोटल 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 36 है ना। तो 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 36। तो x1 मान लो 25 ऑब्जर्वेशन का मीन है, मतलब x1 से लेके x25 तक का मीन 25 हो गया। तो सिग्मा x1 कितना आ गया, 25 इंटू 36, मतलब पूरे 25 डेटा का सम, A1 से लेकर के A25 तक का सम कितना आ गया, इतना आ गया। आ गया। अब कह रहा भैया शुरू के 13 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है, शुरू के 13 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 32 है। तो 13 ऑब्जर्वेशन का मीन, तो 13 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया, 416। मतलब यहाँ 13 है, 13 तक का सम कितना आ गया, 416। इधर तक का सम कितना आ गया, 416। एंड द लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 39। अब देखो दिक्कत क्या होगी, 13 के बाद अगले डाटा कितने बैठे थे, 12, और लास्ट 13 में फिर से आपने 13 इंक्लूड कर लिया ना। तो 13 से लेके पूरे यहाँ तक 13 डेटा हो गए। तो 13 डेटा का सम कितना हो गया, फिर से 507। बोलो यस और नो। अब आपको कह रहा 13वां डेटा निकालना है। तो देखो इधर वाले सम में 13 इंक्लूड है, इधर वाले सम में 13 इंक्लूड है,
यस और नो? यस सर। अगर मैं इसको दोनों को सम कर देता हूँ तो 13 दो बार आ जाएगा, हाँ। बट उसमें से यदि मैं पूरे 25 डेटा का सम माइनस कर दूं तो 13 एक अकेला तो बचेगा ना, क्योंकि इन दोनों के सम में तो 2 13 थे हाँ। इन दोनों में, हाँ या ना? हाँ। तो 416 और 507 का सम करके क्या माइनस कर दो? 900। तो 13th ऑब्जर्वेशन आया कि नहीं आया? 23rd आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया? नहीं आया? उतना अच्छे से लेकिन हाँ अरे क्या दिक्कत है, देखो भैया, देखो तुमको एक A1 से लेके 25 तक का मीन दिया गया था, बोलो हाँ। हाँ। तो ऊपर क्या आता है? A1 से लेके A25 तक का सम बटे 25 इक्वल टू मीन कितना दिया था? 32 36, बोलो हाँ। हाँ। तो ऊपर कर दोगे तो सिग्मा A25 तक का सम आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आ जाएगा। कितना आ गया बेटा? 900 आ गया। 900 आ गया। कितना आ गया? 900। 900 आ गया। अब कह रहा है कि शुरू के 13 डेटा का सम, यानी A1 से लेकर के A13 तक। अपॉन 13 हम्म। इक्वल टू कितना दिया गया है? 32, बोलो हाँ। तो 32 तो सॉल्व कर लिया इसको तो बेटा आ गया 416। क्या आ गया? 416। बोलो हाँ। हाँ। आ गया। हाँ। अब अगला दिया गया 13 से लेकर के अगले नंबर, लास्ट के 13 नंबर, मतलब 13 से लेके 30, 30 25 13 से लेके 25, हाँ 13 से लेके 25 तक का सम कितना हो गया, बोलो? वो दिया है 507। यस सर। 507। अगर दोनों को तुम जोड़ दोगे हाँ। तो A1 से लेकर के A25 तक की तो लिस्ट बनेगी, मगर A13 दो बार आ जाएगा ना, हाँ। बाकी तो सब ठीक है। तो अगर मैं इसके जोड़ा, जो जोड़ करके मेरे पास आया कितना? 507 और 416। हाँ। 416 और 507 का सम, बोलो हाँ। हाँ। उसमें से अगर मैं इसको हटा दूं हाँ। तो 1 से लेके 25 तक तो पूरे माइनस हो गए ना। हाँ। और A13 भी एक बार माइनस हुआ, तो एक अकेला A13 तो बचेगा यार। हाँ। समझ में? 13 की वैल्यू आ जाएगी, ये 13 से रिटर्न। सही है, बिल्कुल। आ गया समझ में? लाइट हाउस तो अभी कर लिया, कर लिया ना? यस सर। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। डन। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। Find the value of alpha and beta for which the following system's linear equation has infinite number of solutions. A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसको सॉल्व किया, इसको इससे कंपेयर किया तो अल्फा आ गया। अब अल्फा की वैल्यू आ गई तो रख दो यहाँ पे। अल्फा कितना आया? 4। तो बीटा निकल आएगा, हाँ या ना? यस सर। नहीं निकलेगा? आ जाएगा। ये शायद वही है, ये तो रिपीट हो गई। ठीक है ना? हाँ। ठीक है। यस सर। हाँ तो देखिए अल्फा आ गया था 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? 12 थी। 12 थी। ये इधर पे देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 12 आया था। हाँ। तो अल्फा आ गया था 4। हाँ। तो 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8। हम्म। तो बीटा कितना आ जाएगा? 8 आ गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि इसको रिड्यूस करो फॉलोइंग को रियल लोएस्ट फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या तोड़ लेगा? एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। हाँ। उड़ गए, उड़ गए। हाँ। ठीक है ना? अब इसको भी ब्रेक कर लो, इसको भी ब्रेक कर लो। ब्रेक कर लिया और क्या? कंप्लीट। हाँ वही मिडिल टर्म। एक्स माइनस 7 से एक्स माइनस 7 कर लिया। बस आंसर आ गया। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। if x minus k is the factor GCD, of हाँ। GCD of x square plus x minus 12 and 2x square minus k x minus 10, find the value of k. तो भैया इसका फैक्टर है x equal to k. तो पी के इक्वल टू 0 हो जाएगा x इक्वल टू के खिलाने पर। तो इक्वल टू 0 कर दिया पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट में आया k इक्वल टू -4 k इक्वल टू 3। दूसरे में भी 0 कर देगा खिलाने पर, k स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। समझ गए ना? दूसरा भी तो k इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई? k इक्वल टू +3। देखो जी भर के, square minus kx minus 9 since x minus k is the factor of, ये आ गया equation q square minus kx minus 9 to k square minus k square minus 9 k square minus 9। ठीक है? यस सर, बिल्कुल मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द इक्वेशन हैव इक्वल रूट, यानी d इक्वल टू 0। हाँ। तो k के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गया k इक्वल टू +-3। ठीक है ना? अगले वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है z के लिए, तो d निकाल दिया ग्रेटर देन 0 और फिर उसके बाद d का फॉर्मूला लगा दिया। डन? एनी प्रॉब्लम?
अगला क्वेश्चन पढ़ो। If the given figure a cone of radius 10 centimeter is divided into two कर parts. चुके ये क्वेश्चन हम लोग, करा ना कल, Yes sir, first term वाला है। फर्स्ट टर्म वाला कल वाली क्लास में किया वॉल्यूम था। कंपेयर करनी ऊपर और नीचे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। Angle of a triangle are in AP, the least being half the greatest, मतलब जो बीच वाला जो छोटा है वो ग्रेटेस्ट का आधा है, ओके मतलब a माइनस डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस डी। भाई एंगल मानोगे, आपके एपी में एंगल है तो तीन टर्म एपी भी कैसे मानते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो a तो आ गया 60, अब लीस्ट वाला हाफ का आधा है तो ये इक्वेशन कर दिया, a की वैल्यू रख दी तो इक्वल टू 3d, तो d आ गया 20। चलो तो एंगल क्या बन गया 60 माइनस 20, 60 और 60 प्लस 20 इतना आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। If cosec theta equal to 13/12, find the value of 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta। तो कॉसेक थीटा दिया गया है तो ट्रायंगल बना करके साइन कॉस की वैल्यू निकाल लो, या तो एक काम करो साइन का डिवाइड कर दो तो साइन साइन 1 हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, ये भी हो जाएगा कॉट, और कॉसेक थीटा का आइडेंटिटी का यूज करके कॉट निकाल लो, ये भी ठीक है, और कॉट पुट कर दो तो वो आंसर आ जाएगा। आ गया ना समझ में? यस सर। तो कॉट वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सही है। देख लेते हैं इसका सलूशन। ये देखिए इसने तो पूरी निकाल लिया साइन थीटा कॉस थीटा, और पुट पट कर डाले, यस सर, है ना, कर लिया, आंसर बन जाएगा। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। Without using trigonometric table, find the value of sin 50 upon cos 40 plus cosec 40 upon sec 50 minus 4 cos 50 cosec 40। ठीक है, अच्छी नज़र से देखो, कैंसिल हुआ, हाँ ये कैंसिल हुआ, हाँ, ये भी कैंसिल हुआ। ये कैसे? अच्छा, हाँ हो गया। कॉसेक का सेक बनेगा, हाँ सेक 45 कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हाँ इसका सेक बन जाएगा, हाँ, कोसेक 50 हाँ, और कट कैंसिल जाएगा। हो गया, कट पुट गया, 1 + 1 - 4 आंसर -2 आ गया। दिख गया, कोई दिक्कत? नो सर। कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 25 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मीन दिया गया, तो मीन कितना दिया गया अपने पास 25, सिग्मा fi xi अपॉन n, n कितना है 14 प्लस के, ऊपर fi xi कितना आएगा, ये आएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर भी के टर्म्स में, डिनोमिनेटर भी के टर्म्स में, यस सर, सॉल्व कर लो भैया, आंसर आ गया 40। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। The area of two similar triangle are 81 centimeter square, 49 centimeter square respectively. If the altitude of the first triangle is 6.3 centimeter, find the corresponding altitude of the other। थ्योरम होती है डायरेक्टली Yes, sir। कि एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, तो 81/9 इक्वल टू इतना बटे इतना एल्टीट्यूड का रेशियो आ गया। डन। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पढ़ो। L and M are the midpoints of AB and BC respectively of triangle ABC, right angle at B। Prove that 4 times LC square equal to AB square plus BC square। चलो भैया, तो ए बी को गायब करना पड़ेगा, हम्म, ए बी अपने पास क्या बन जाएगा, अब इस पाइथागोरस थ्योरम में देखो क्या क्या चाहिए, एल सी चाहिए, मतलब एल सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर, एल बी क्या है ए बी बाई 2 प्लस बी सी स्क्वायर, सॉल्व कर लिया, आ गया, देख लो कुछ है ही नहीं, बैठो बेटा। LC डन, एक सेकंड। एनी प्रॉब्लम? AB square plus 4BC square। अच्छा यही तो प्रूफ करना था। यही तो प्रूफ करना था, हो गया ना। हाँ हाँ चलिए, हाँ अगले क्वेश्चन में देखिए, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है तो कह रहा है सी बी डी निकाल के बताओ, सी बी डी क्या है, ये है, बोलो हाँ। हाँ, चलो ध्यान से, ये कितना जाएगा, ये बनेगा 55, बोलो हाँ। बिल्कुल सर, 55 और ये 55 बन जाएगा तो इसका अपोजिट बन जाएगा, मतलब 125, 125। अब ये लीनियर पेयर से आ जाएगा, कितना आएगा यार 125, 180 में से माइनस कर दो, हाँ 5, हाँ 8 में से 3 गए, 7 में से 2 गए, वही 5, 55। समझ के खत्म खेल, 55 समझ में आ गया, यस क्लियर है। बिल्कुल। और वैसी वाली थ्योरम देखी जाए तो अगर ये 55 बनता है तो ये भी 55 बनता है डायरेक्टली। डन, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। यस, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एंगल। डन, बिल्कुल सर।